हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एफएम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सोनाली है और मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। हमने फ्री कोर्स स्टार्ट किया है कि एक सीरीज स्टार्ट की है रिवीजन क्लासेस की, जिसमें आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जितनी भी यूनिट्स हैं उनको पार्ट वाइज रिवाइज करवाऊंगी। तो मैं इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इस यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे शिक्षा एफएम एकेडमी पे। आप वहां से फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लासेस जितनी भी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ही फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7710560546। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं डेली उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस और पीडीएफ जो है इसके मैं उसमें शेयर करती हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और उसके रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो करवाऊंगी, ताकि उस क्वेश्चन के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंफॉर्मेशन communication process can be classified broadly into the following four categories in the term of its level. Arrange them in decreasing level of involvement of number of people in the process. क्वेश्चन क्या है, ये जून 2024 में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना संचार प्रक्रिया को इसके स्तर के आधार पर मोटे तौर पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। प्रक्रिया में लोगों की संख्या की भागीदारी के लिए घटते स्तर के अनुसार इन्हें व्यवस्थित किया जाए कि कितने नंबर, जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनके डिक्रीजिंग लेवल की जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसको सबसे पहले, फिर उसमें कम इन्वॉल्वमेंट वाली जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, उससे कम वाले को क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने को क्वेश्चन बोला गया था। तो यहाँ पे चार आपके पास कम्युनिकेशन फॉर्म्स है, टाइप्स है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पहले हम जान लेते हैं ये कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार। जब हम एक दूसरे के साथ हमारे जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको शेयर करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, मैसेज, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन, बिहेवियर, लैंग्वेज। इनके थ्रू हम जब उसको समझते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन की जो फीलिंग्स है, उनके आइडियाज, उनके मैसेज है, उनको समझता है, उसको ही क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। और उस वर्ड का क्या मीनिंग है? कॉम्युनिस या कॉम्युनिकेयर। ये दो वर्ड्स हैं, जिस वर्ड को मिला के क्या बना है? कम्युनिकेशन बना है। और जिसका मतलब क्या है, आपको एग्जाम में मतलब भी पूछा जा सकता है कि कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है और किसका मीनिंग क्या है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है टू शेयर, एक दूसरे से हमारा जो थॉट्स होते हैं उनको शेयर करना, टू मेक कॉमन, कि सभी को चीज वो समझ आए, ऐसी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेट था, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुई है। टू इम्पार्ट मतलब उस चीज के बारे में बताना, किसी को किसी चीज के बारे में बताने को कहते हैं, वो चीज हमें समझ आती है, कम्युनिकेट हो रही होती है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन का प्रोसेस, मैं आपको एक प्रोसेस भी बता दूं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सेंडर होता है जो कम्युनिकेट करना चाहता है, उस पर्सन की बात हो रही है, वो क्या करता है, इनकोडिंग करता है, जो अपनी आइडिया है उसको रिटर्न के फॉर्म में बोलकर ऑरली मतलब हमें बताता है। मैसेज, एक मैसेज कन्वे करता है, जो मतलब मैसेज ट्रांसमिट होता है आपका, वो मैसेज ट्रांसमिट होके रिकॉर्डिंग होती है, मतलब उस चीज को अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है और रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। तो जब वो रिसीवर तक पहुंच जाता है और उसको वो चीज समझ आ जाती है, वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है, तब वो कहते हैं हाँ जी, दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। तो उस पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तब हम बोलते हैं कि हाँ जी, दो पर्सन में कम्युनिकेशन हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप मिसिंग हुआ तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा।
कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फीडबैक। कम्युनिकेशन में हमें जब फीडबैक मिलता है तो हमें क्या है कि वो हमें उस चीज से ये आइडिया मिलता है। फीडबैक का क्या रोल होता है कि हमें ये आइडिया मिलता है कि जो हमने मैसेज कन्वे किया था, ट्रांसमिट किया था, वो रिसीवर तक अच्छे से पहुंच गया है और उसको वो चीज समझ आ गई है, उसने वो चीज अंडरस्टैंड कर ली है। कई बार क्या होता है, जब हम मैसेज को कन्वे करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके बीच में क्या आते हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं जिसको हम नॉइज भी कहते हैं। तो उन बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि कितने तरह के बैरियर्स होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अब जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अदर फॉर्म्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंटर कम्युनिकेशन। इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब एक या दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम अंतर व्यक्तिगत कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो अंतर व्यक्तिगत संचार। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो लोगों के बीच में, दो लोगों से ज्यादा के बीच में होता है, तो इसको इंटरपर्सनल कहते हैं। मेनली ये टू पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्यक्तिगत जो कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम सेल्फ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका अदर नेम क्या है? सेल्फ कम्युनिकेशन। जिसमें पीपल कम्युनिकेट विद देमसेल्फ आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। मतलब वो क्या कहने का मतलब, जब हम खुद से बातें करते हैं, या हम कोई भी प्लान अपने माइंड के अंदर कर रहे हैं कि हाँ जी हमें ये चीज करना है, हम खुद सेल्फ टॉक कर रहे हैं, कॉग्निशन कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं? जो हमारी माइंड के अंदर हम सोच रहे हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। हम खुद से बातें कर रहे हैं, सेल्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको एक पर्सन की ही जरूरत है, वो खुद ही पर्सन, जो सेल्फ पर्सन है, वो खुद ही अपने आप से ही बातें कर रहा है, तो इसमें किसी अदर पर्सन के साथ उसने कम्युनिकेट नहीं किया, तो इसमें एक ही पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, इसमें दो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो से ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। नॉन ह्यूमंस में आपका एनिमल्स हो सकते हैं, मशीन हो सकती है, एआई या फिर रोबोट्स, ये सारी चीजें नॉन ह्यूमंस में आती है। जब ह्यूमन नॉन ह्यूमन चीजों से कम्युनिकेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार कि हम कभी अपने जो गैजेट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे पेट से कम्युनिकेट करते हैं कि वो हमारी फीलिंग्स को समझ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब आप ग्रुप से ही पता है कि कम्युनिकेशन विद इन ए ग्रुप ऑफ 3 और मोर पीपल। जैसे छोटे लोग, मतलब कम छोटे ग्रुप में जब कम्युनिकेशन किया जाता है, डिस्कशन होती है, जैसे कोई छोटी मीटिंग हो गई है, उनके लिए क्या होती है? ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। जैसे क्लासरूम, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जब कोई चैटिंग कर रहे हैं या क्लासरूम में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारी क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या आता है? कम्युनिकेशन एम टू एट ए लार्ज डिस्पर्स्ड हेट्रोजेनियस ऑडियंस थ्रू मास मीडिया। जब हम बड़े पैमाने पे कम्युनिकेट करते हैं, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसके अंदर हम, हमारी जो ऑडियंस होती है बहुत ज्यादा होती है। तो उसको, इसकी एग्जाम्पल क्या है? टीवी हो गया आपका, सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया आपके, ये सारे क्या है? मास कम्युनिकेशन में की एग्जांपल्स हैं कि हम न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही है टीवी पे, जर्नल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये सारे हमारे मास कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर बनता है? सबसे पहला आता है मास कम्युनिकेशन, देन आपका ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल। ध्यान से इसको पढ़ना है, ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब खुद से कम्युनिकेट करना, तो मतलब फोर्थ आपका आता है। तो इसका सही ऑर्डर क्या बनेगा? डी, सी, ए एंड बी। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या है उसके अलग अलग डायरेक्शंस हैं, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंप्लेक्स यूनिट डायरेक्शन, मतलब कि जिसके अंदर एक वन टाइम पे वन पर्सन ही कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं?
डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सिंप्लेक्स या यूनिट डायरेक्शन कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर आपकी एग्जांपल है टीवी। टीवी में अगर हमें कोई न्यूज मिल रही है तो हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस हम उसको देख रहे हैं और वो हमें न्यूज के बारे में पता लग रहा है। रेडियो हो गया, ब्रॉडकास्टिंग होगी, इसके अंदर आपके वन टाइम पे वन ही इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कहते हैं, यूनिट डायरेक्शन कहते हैं। डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें जैसे कि इसकी एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में जब पर्सन एक तरफ से अगर पर्सन मैसेज कर रहा है, उस मैसेज को दूसरा अंडरस्टैंड करने के बाद देन वो मैसेज करेगा, उसको क्या कहते हैं, डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी की एग्जांपल, उसकी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल है वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, दोनों पर्सन से एक वन टाइम में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फुल्ली डुप्लेक्स कहते हैं। जैसे कि आपकी टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन, जूम मीटिंग, इसके अंदर आप दोनों तरफ से आपकी क्या है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो इसको हम फुल्ली डुप्लेक्स कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनमें से कौन सा है जो इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसको अनौपचारिक संगठन प्रचार संचार नेटवर्क कहते हैं। और ये दिसंबर 2022 में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सा इसमें ऐसा कम्युनिकेशन है, जिसको नेटवर्क है, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर इसको कम्युनिकेट किया जाता है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो कौन सी है, इनविजिबल नेटवर्क, व्हाइट वाटर रैपिड्स, काम वाटर्स या फिर ग्रेप वाइन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी, ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज द अनऑफिशियल, इनफॉर्मल एंड नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिंपली देखने को कि एक तरह से क्या है, इट्स स्प्रेड थ्रू पर्सनल कन्वर्सेशंस, र्यूमर्स एंड गॉसिप्स। इसको गॉसिप भी कहा जाता है। फ्रेंडशिप्स एंड सोशल नेटवर्क, नॉट थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। कोई ऑफिशियल चैनल के थ्रू हम कम्युनिकेशन नहीं करते ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, उसको हम ऑफिस वगैरह में या कोई हम अपने स्टाफ के मेंबर के साथ, कोई फ्रेंड के साथ हम जब चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं वो हमारी क्या, ग्रेप वाइन कन्वर्सेशन कहलाई जाती है। र्यूमर्स होते हैं, हम कोई गॉसिप वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं। इसके अंदर हम कैजुअली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, आपस में जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में जब बात करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपको नेक्स्ट कौन सी यूनिट चाहिए जिससे रिलेटेड मैं आपको यूनिट लेकर आऊं, क्योंकि आज मैं ऑलमोस्ट ये यूनिट जो है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 पार्ट्स में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी। तो नेक्स्ट कौन सी यूनिट पे आपको क्लास चाहिए वो मेरे को जरूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जान लेते हैं जो कम्युनिकेशन होते हैं कितने तरह की होती हैं। अगर मैं देखूं तो कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 तरह की होती है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। अब कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंग भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, नॉन वर्बल और वर्बल। नॉन वर्बल क्या होती है, जिसके अंदर कैनेस्टिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स या पैरालैंग्वेज, ये सारे क्या इसके टाइप्स होते हैं। इनको एक एक करके जान लेते हैं कि क्या होती हैं। कैनेस्टिक्स में क्या होता है, जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, बॉडी मूवमेंट्स को करके हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैनेस्टिक्स कहते हैं। और ये क्या है, हमारे फेस एक्सप्रेशन हो गया, इसके थ्रू हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे किसी से हम हैंडशेक कर रहे हैं तो किसी से हम फेसली हम स्माइल कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हैप्टिक्स क्या होती है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन थ्रू टच के थ्रू हम जब कम्युनिकेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपकी इसकी एग्जाम्पल क्या है, हैंडशेक इसकी एग्जाम्पल है। प्रोक्सिमिक में क्या होता है, इसके अंदर आपका
स्टडी फिजिकल स्पेस और डिस्टेंस, जब लोगों के बीच में, जब लोग दूर होते हैं उनके बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोक्सिमिक, मतलब इसका फिजिकल स्पेस से रिलेटेड है ये। क्रोनोमेक जो है इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो जिसको पता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता लग जाएगा टाइम से रिलेटेड है। ये जो कम्युनिकेशन है टाइम से रिलेटेड, इसके अंदर आपका टाइम का रोल आता है जिससे हम टाइम के अकॉर्डिंग, हम टाइम से इफेक्ट होता है कि लेट हो रहे हैं, हम जल्दी आ रहे हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी जल्दी हो रही है, डिले हो रही है, इस चीज के बारे में इसमें बात होती है। पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, वोकल लैंग्वेज की बात होती है, जिसके अंदर वोकल लैंग्वेज की बात आती है, आप इसको क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हमारी कोई टोन होगी, किसी की टोन होगी, पिच हो गया, वॉल्यूम हो गया, कोई धीरे बोलता है, कोई लाउड बोलता है, कोई पोलाइटली बोलता है, ये सारे हमारे क्या आती है, पैरा लैंग्वेज में आती है। जैसे कि लाउड वॉइस जो होती है वो क्या है, एज ए एंगर का सिंबल है, कि वो क्या है, वो एंगर शो कर रहा है अपना। और सॉफ्ट टोन से वो पोलाइटनेस की उसकी शो होती है कि वो पोलाइटनेस है, काफी पोलाइटनेस वे में वो बोल रहा है, पोलाइटली बोल रहा है वो, तो ये होती है। तो वर्बल क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्बल और क्या होता है, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ऑरल एंड रिटन। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऑरली बता रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। और उसके अंदर ही आपका एक रिटन कम्युनिकेशन भी होती है, जिसके अंदर हम बातों को लिख कर बताते हैं, तो उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम इसके स्टाइल और पर्पस के बेस पे देख ले तो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जब हम किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में हम जब फॉर्मली बात करते हैं, कैजुअल होके मतलब कैजुअल नहीं होती, जिसमें उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो भी फर्दर आपके 3 टाइप्स की होती हैं, वर्टिकल कन्वर्सेशन, हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन या डायगोनल क्रॉस कन्वर्सेशन। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके, कि जो वर्टिकल कन्वर्सेशन होती है ये भी फर्दर दो तरह की होती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। और जो कम्युनिकेशन है ये ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या फिर किसी ऑफिस में, आपके किसी टीचर डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है इससे होती है, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें फॉर्मल बोलना है, इनफॉर्मल नहीं बोलना है, तो वहां पे ये चीज को ध्यान रखा जाता है, वहां पे इस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। उसी के टाइप्स के रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक अपने आप में काफी बड़ा कह सकते हो टॉपिक है, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो मैं आपको ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बने हुए क्वेश्चन है उसके बारे में भी बता रही हूँ मैं आपको। तो वर्टिकल कन्वर्सेशन दो तरह की होती है, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। जिसके अंदर अपवर्ड के अंदर भी क्या होता है, जब एम्प्लॉय मैनेजर से बात कर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कन्वर्सेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद बात आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर आपके सेम पीपल ऑफ, मतलब लेवल सेम होता है, जब सेम डिपार्टमेंट के जब एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन कहते हैं। इस सारे जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स के थ्रू हैं, जो एग्जाम में इन कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वो काफी ऐसे इनके लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। यूजीसी नेट का अगर आप प्रॉपर पेपर देखो, मैंने आपका इसका जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन भी करवाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वो वीडियो भी वो क्लास भी देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर कि एग्जाम में जो यूजीसी है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने आपको वहाँ पे शो कर रखा है, और हर एक पॉइंट्स को बता रखा है। तो वहां से आप देख सकते हो काफी ऐसे लेंथी से क्वेश्चन पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो जो इसके ऑप्शंस में है। तो हर एक कीवर्ड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारे कीवर्ड जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो जितना हो सके मैं उतने आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना हो, आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सको। डायगोनल एंड क्रॉस कन्वर्सेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जब हम डिफरेंट लेवल कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट, मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट है और जो आपका मैथ डिपार्टमेंट है, वो दोनों उनके जो एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डायगोनल क्रॉस कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसमें लेवल ऑफ पीपल सेम नहीं होते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स होते हैं वो
फाइनेंशियल जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल क्रॉस कन्वर्सेशन कहेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इनफॉर्मल मैंने अभी बताया आपको, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है जो कि आपका कैजुअल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें गॉसिप वगैरह की जाती है, हम कैजुअली हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। हर बार एग्जाम में जो मॉडल आपके कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं उसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित संचार मॉडल को उनके परिचय के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करने के लिए बोला गया है और ये यूजीसी नेट 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्क्रैम्ड इंटरैक्टिव मॉडल, बार्लोस SMCR मॉडल, जैकोब्सन मॉडल, रिले एंड रेले मॉडल, शैनन एंड वेबर मॉडल। ये सारे मॉडल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ इसके ईयर्स के अकॉर्डिंग। जो एरिस्टोटल, सबसे पहला मॉडल आपका आया था कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर एरिस्टोटल मॉडल, जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्या है, ऑडियंस सेंटर्ड मॉडल था, जिसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं था। एरिस्टोटल मॉडल 300 BC के अंदर आपका आया था। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ही थे, स्पीकर जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट किस टॉपिक पे बात कर रहा है, और आपके पास इसमें थर्ड कौन होता है, ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ऑडियंस, कि आपके ऑडियंस कौन है। तो मुझे पता है मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है मेरे जो टीच कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो मेरे ऑडियंस कौन होंगे, लाइब्रेरी के प्रोफेशंस होंगे वही मेरे ऑडियंस बनेंगे। तो मैंने क्या मेनली टॉपिक्स लिया है, मैं बोल रही हूँ मैंने एक टॉपिक लिया, एक टॉपिक चूज किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या जो भी इस क्लास को देखेगा वो मेरे ऑडियंस कहलाएंगे। तो इसमें मेन जो एरिस्टोटल मॉडल था वो इसी बेस पे था, 3 एलिमेंट्स पे बेस था, स्पीकर, सब्जेक्ट एंड ऑडियंस। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, स्पीकर सेंटर मॉडल था, इसको स्पीकर सेंटर भी मॉडल बोलते हैं। तो आपको इससे भी पूछा जा सकता है कि स्पीकर सेंटर मॉडल कौन सा है। और सबसे पहला कह सकते हो कम्युनिकेशन मॉडल था। जैसे पॉलिटिकल और इलेक्शंस जो होता है उसके अंदर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका हैरोल्ड लैसवोल्ड मॉडल, जो कि 1948 के अंदर दिया था। ये टू वे कम्युनिकेशन है। मैंने अभी आपको वेज बताए थे, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो वो सारे क्या है इसी चीज पे कि कौन से कितनी वे कम्युनिकेशन होती है। तो इसके अंदर आपके टू वे कम्युनिकेशन होती है हैरोल्ड लैसवोल्ड मॉडल के अंदर, जो कि 1948 के अंदर आया था। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें पूछा था वो कौन सा मॉडल था, हैरोल्ड लैसवोल्ड मॉडल था। इसके अंदर क्या था कि जो सेंडर होगा वो मैसेज दे रहा है कि हम जो सेंडर है कि हु क्रिएटेड द इवेंट, उस इवेंट को कौन क्रिएट कर रहा है, व्हाई डिड दे से, और उसने वो मैसेज क्यों बोला, कि वो मैसेज जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, व्हाट चैनल डिड दे से इट ओवर, वो क्या उसके बारे में बोलेगा, क्या मीडियम होगा उसका, और कौन रिसीवर होगा उसका, और उसको फीडबैक मिलेगा। इसके बारे में जो 5 क्वेश्चंस अराइज हुए थे माइंड में, उसके बारे में बताया था हैरोल्ड लैसवोल्ड मॉडल ने। ये 5 क्वेश्चंस के वे पे बोला था, टू वे कम्युनिकेशन था ये। नेक्स्ट आपका आता है शैनन एंड वेबर मॉडल, जो कि 1948 के अंदर, ये मॉडल भी 1948 के अंदर बोला गया था, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम नॉइज कंसीडर की गई थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मॉडल है कि जिसके अंदर फर्स्ट टाइम नॉइज की बात की गई थी। तो वो आपका शैनन एंड वेबर मॉडल ही था, जिसमें आपका नॉइज के बारे में बात की गई थी। और ये आपका 1948 के अंदर आया था मॉडल, जिसको हमें एडवांस ये आपका क्या मैथमेटिकली मॉडल भी था, सिस्टमैटिकली एक टेक्निक के साथ हम इसके अंदर मैसेज कन्वे करते हैं। और ये वन वे कम्युनिकेशन था ये, और इसमें कोई फीडबैक आपको रिटर्न में नहीं मिलता था। तो ये आपके मॉडल था। नेक्स्ट मॉडल है आपका जैकोब्सन मॉडल, जो कि 1960 में आया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये टू वे मॉडल था। रेले एंड रेले, ये भी आपका, इसकी डेट
कोई फाइनल नहीं है कि 1959 से लेके 1960 के अराउंड में ही आया था ये वाला मॉडल। नेक्स्ट आपका डेविड बार्लो मॉडल, जो कि आपका क्या कहता है इसके अंदर, डेविड बार्लो मॉडल आपका जो आया था जिसको SMCR मॉडल भी कहते हैं, 1960 के अंदर आया था। इसके अंदर कोई फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था, कोई नॉइज नहीं थी इसमें, नो फीडबैक, नो नॉइज, ना इसमें फीडबैक था ना नॉइज थी। इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या कहलाती है, टीवी। जब हम टीवी देख रहे हैं तो उसको क्या कहें, वो कौन से मॉडल की एग्जांपल होगी, डेविड बार्लोस SMCR मॉडल की एग्जांपल होती है, जिसके अंदर आपका सेंटर होता है, मैसेज होता है और रिसीवर, चैनल होता है और रिसीवर होता है। ये आपका, ये 4 नेम पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो SMCR है वो उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट आपका सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो ये आपका सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, मैं आपको ये लिख देती हूँ पूरा नेम, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ मॉडल था, जो कि ह्यूमंस की थिंकिंग जो है उसको एक तरह से बताती है हमें। तो इसके बारे में था डेविड बार्लो, SMCR मॉडल 1966 के अंदर आया था। नेक्स्ट आपका फ्रैंक डांस हेलिकल मॉडल, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मॉडल था आपका, जो कि 1967 के अंदर आया। और फॉगर्स कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि 2002 के अंदर आया था, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ मॉडल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और ये इनके सीधे सीधे इनके ईयर्स के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ईयर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका, सबसे पहले आपका सैनन आया, फिर आपका यह है तो डी, देन सी एंड बी, ये आपका इसके ऑर्डर था। नेक्स्ट आपकी है पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड्स। जो ह्यूमन अपने माइंड से कुछ इन्वेंशन कर रहा है, जैसे इन्वेंशन करता है लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क, सिंबल्स, नेम, इमेज, डिजाइन एंड डिजिटल कंटेंट को बना रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहते हैं। बौद्धिक संपदा वह होती है जो मानव मस्तिष्क की रचनात्मक से उत्पन्न होती है, जैसे आविष्कार हो गया किसी तरह का, साहित्यिक हो गया, कलात्मक रचनाएं, डिजाइन, लोगो हो गया, जैसे हमारा शिक्षा FM अकेडमी का लोगो है, ये इस तरह से क्या है, लोगो डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, ये सारे हमारे क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे माइंड से, ह्यूमन माइंड से डेवलप की जाती है, इन्वेंट किया जाता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वे कानून अधिकार है, जो रचनाकार या मालिक को उनकी रचना की सुरक्षा और उस पर विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। मतलब वहां पे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी क्रिएटर है उसके जो राइट्स हैं, उनकी जो आर्ट्स है, वर्क है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट्स बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। इसके द्वारा क्या है, जो रचनाकार है अपनी रचना का उपयोग, बिक्री, लाइसेंस और वितरित कर सकता है, कि वो इजिली अपना जो भी उसने इन्वेंट किया है चीज, उसको इजिली वो यूज कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसके लाइसेंसिंग कर सकता है और उनको लोगों के बारे में बता सकता है। तो इसका वो राइट होता है कि वो राइट जो है उसके अंडर आ गया। अगर ऐसा जो इस राइट को तोड़ता है, तो वो मतलब जो इस चीज को तोड़ता है तो उसको पनिश किया जाता है। वो अलग अलग है कि किसको कितने साल की पनिशमेंट दी जाती है, क्या फाइन लगता है, उसको सारा कुछ बताया जाएगा आपको। इसका पर्पस क्या है, कि जो हमने IPR है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ताकि जो रचनात्मकता और नवाचार है उसकी सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कॉपिंग और मिसयूज, जो नकल और दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ये बनाया गया था। इनकरेज क्रिएटर्स टू प्रोड्यूस मोर, रचनाकारों को नई रचनाएं करने के लिए प्रेरित करना, ये भी इसका एक पर्पस है। टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ओनर, मालिक को आर्थिक लाभ प्रदान करना भी इसका पर्पस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे जो पर्पस के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है
सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्ट इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्ट्स इनेक्ट किए थे उनके ईयर्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करने के लिए बोला गया था, और ये जून 2024 के अंदर यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ जो एक्ट्स हैं, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो एक्ट्स हैं वो है सामने कॉपीराइट एक्ट, जो कि आपका 1957 के अंदर कॉपीराइट एक्ट आया था। काफी कह सकते हो इंपॉर्टेंट एक्ट था। पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर आया। ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 में आया था आपका। डिजाइन एक्ट 2000 में आया था। जीआई मतलब इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 1999 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएंट्स एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के अंदर आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट राइट्स है। इस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, जो अदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजी एक्ट हो गए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने क्लास ली हुई है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मैंने इसको पूरे डिटेल में, काफी डिटेल में इसको करवा रखी है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, क्योंकि अदर और भी जो एक्ट्स है वो हमारे इंडिया में इनेक्ट हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया है। तो उन सभी के बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपने वहां से भी कर लेना है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका कब आया था, 2000 के अंदर आया था। पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर आया था आपका। डिजाइन एक्ट 2000 में आया था आपका। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो आपका है वो आपका आया था 1999 के अंदर। दोनों ही 1999 के अंदर आए थे। ये भी आपका 1999 के अंदर आया था। हाँ, ये जो कुछ एक्ट्स हैं ये इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था। 2005 के अंदर इज ए लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट गिव्स सिटीजंस द लीगल राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। जो सूचना का अधिकार है अधिनियम जो 2005 में भारत सरकार का वह कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है, जिससे हम गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, उससे हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसको कि हमारे जो ट्रांसपेरेंसी उसको प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने का इसका मेन एम था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को आईटी एक्ट भी कहते हैं, जो कि 2000 के अंदर प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज ई कॉमर्स। द एक्ट आल्सो इम्पोज फाइन्स और वेरियस फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम्स। जितने भी हमारे इंडिया में या अदर साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया था उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 के अंदर बनाया गया था। काफी कह सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी के टाइम में, पीरियड में चल रहे हैं, जहाँ पे जो आईसीटी है उसका काफी ज्यादा कह सकते हो हमारी लाइफ में यूजेज है। तो उसके लिए कितनी सारी चीजें हो रही है, क्राइम्स भी होते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया था उसको ही कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 के अंदर बनाया था आपका। अब आता आपके पास कुछ और भी एक्ट्स हैं, कुछ और भी एक्ट्स हैं जो एक्ट हमारे इंडिया में बना था, जैसे बर्न कन्वेंशन जो था आपका बर्न, प्रमोट्स फॉर लिटरेसी आर्ट। जो जितने भी कॉपीराइट एक्ट था ये एक, जिसमें हमारे आर्टिस्ट वर्क्स होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क्स हो गया कॉमनली नोन, जिसको हम बर्न कन्वेंशन कहते हैं। ये आपका आया था, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। ये क्या था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, जिसको 9 सितंबर
काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। 9 सितंबर 1886 के अंदर इन बर्न, एक जगह है बर्न, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर। वहां पे इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इसके अंदर भी जो हमारे इंडिया है वो इसका मेंबर बना था। कब बना था इंडिया इसका मेंबर? 28 अप्रैल 1928 के अंदर इंडिया इसका बर्न कन्वेंशन जो था उसका मेंबर बना था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। विपो ट्रीटीज भी हुई थी, उसका भी मेंबर बना था 2018 के अंदर। जो विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका जो मेंबर बना था, इंटरनेट जो ट्रीटी थी, ये इंटरनेट ट्रीटी थी, उसका मेंबर बना था 2018 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है जो आपका, ये तो हमारे इंडिया का एक्ट था। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो यूएसए कॉपीराइट एक्ट है वो कब आया था? जो यूएसए का कॉपीराइट एक्ट है वो आपका आया था 1976 के अंदर। और ये आपका, इसको इनेक्ट किया गया था, कब किया गया था? Jan 1 1978 के अंदर किया गया था। और इसके बाद हमारा यूएसए का ही 28 अक्टूबर 1998 के अंदर क्या आया था? डिजिटल कॉपीराइट एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यूएसए गवर्नमेंट ने ही इंप्लीमेंट किया था। मैंने आपको लगभग सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इनसे रिलेटेड, मैंने आपको वो सारे बताए हैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम नहीं कर पाई, तो मैंने आपको एज ए पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यूएसए कॉपीराइट जो एक्ट है वो 1976 में आया था और इसको इन्फोर्स किया गया था Jan 1 1978 को। और 28 अक्टूबर को 1998 में डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट भी आया था, जिसको भी यूएसए गवर्नमेंट ने ही इंप्लीमेंट किया था। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको सारे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका है नेशनल नॉलेज कमीशन। जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है, जो कि आपका जून 2025 के अंदर कब आया था? ये जो है 13 जून 2005 के अंदर आपका आया था, विद ए टाइम फ्रेम ऑफ 3 years फॉर 2 अक्टूबर 2005 टू अक्टूबर 2008 बाय द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन? मनमोहन सिंह। उन्होंने ये जो है कमीशन है उसको सेटअप किया था फॉर डिस्कसिंग एंड एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन द पॉसिबल पॉलिसीज दैट वुड पॉलिश इंडियाज वर्चुअल एडवांटेजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। कि जो इंडिया है उसको एजुकेशन सेक्टर के अंदर चेंज करना, नॉलेज सोसाइटी के अंदर चेंज करना, इसका मेन क्या है? पर्पस था किसका? नेशनल नॉलेज कमीशन को सेटअप करने का। तो काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये हमारे लिए पॉइंट है कि जो हमारा नेशनल कमीशन है उसको सेटअप किया गया था। अब इसके अंदर अदर इसके मेंबर्स थे, वो जो मेंबर्स हैं उस मेंबर्स की पूरी लिस्ट में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा एफएम अकेडमी, मैं उसमें शेयर कर दूंगी कि इसके कौन कौन से मेंबर्स थे। सैम प्रत्युब्बा चेयरमैन थे, वो सारे इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? इसमें जो नेशनल नॉलेज कमीशन है इसके अंदर क्या बात की थी? इनको क्या था? एसेस टू नॉलेज, नॉलेज को कैसे एसेस किया जाए उसके बारे में बताया, नॉलेज के कंसेप्ट्स के बारे में बताया, नॉलेज की क्रिएशन के बारे में। ये कुछ इसके फोकस एरिया थे जिसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया कि हमें नॉलेज को कैसे एसेस करना, उसकी क्रिएशन, सर्विस, एप्लीकेशन और कंसेप्ट्स के बारे में बताया था। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसके इम्प्लीमेंटेशन से भी एक जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया था। सबसे पहला क्या किया था? नेशनल ट्रांसलेशन
मिशन का सेटअप किया था। कब हुआ था? 2008 के अंदर सेटअप किया गया था। सेकंड, राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन देखते हो आप, उसका भी सेटअप कब इसके थ्रू ही हुआ था, नेशनल नॉलेज कमीशन के थ्रू। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कब आया था? 2009 के अंदर आया था। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये कब आया था आपका? 2009 के अंदर। ये भी 2009 के अंदर ही सेटअप किया गया था। अगला है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, ये भी कब आया था? 2012 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सारे थे। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला, प्रमोट ओपन एक्सेस अक्रॉस द नेशन, और इस क्वेश्चन को जून 2025 के अंदर पूछा गया था। सेकंड पॉइंट आपका, प्रमोट्स नॉलेज ड्राइव सोसाइटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ड्राइव सोसाइटी मतलब नॉलेज जो इंडिया है उसको नॉलेज सोसाइटी में कन्वर्ट करना, ये भी इसका मेन मिशन जो फंक्शन था। जनरेट रेवेन्यू थ्रू पेड मेंबर्स, ये बिल्कुल गलत बात है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, मैंने अभी बताया कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो एडवाइस है गवर्नमेंट को मिलना, इससे रिलेटेड मिलता है। डेवलप ए नेशनल वाइड डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें ए, बी एंड ई जो आपका है बिल्कुल सही है। जो आपका डी इसमें पॉइंट नहीं है, ई, ए, बी एंड डी और ई, ये चारों इसके पॉइंट्स क्या है, करेक्ट आंसर बनता है आपका। तो अगर आपको ये क्लास कैसी लगे मुझे जरूर बताना। मैंने आपको पूरी जो यूनिट 1 है उसको पूरी को कंप्लीट कर दिया है। मैंने हर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया, उसके अदर जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताया। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगली नेक्स्ट यूनिट आपको कौन सी चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।